फिर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर पुष्पा गाड़ी घुमाता है और फुल स्पीड में पार्टी में जाता है और शेखावत की जीप को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे शेखावत पानी में गिर जाता है और फिर पुष्पा उस पानी में मूतने लग जाता है। शेखावत का मुंह उतर जाता है। इतने लोगों के सामने पुष्पा ने उसकी इज्जत का फिर से फालूदा बना दिया। फिर शेखावत पुष्पा को चैलेंज देता है कि वो उसका सारा माल पकड़ लेगा। इस पर पुष्पा भाव भी उसे खुला चैलेंज देते हुए कहता है कि सोमवार को सूरज ढलने से पहले 2000 टन माल चेन्नई बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा। दम है तो रोक कर बता शेखावत। इसके बाद शेखावत फील्डिंग लगा लेता है। वो हर जगह नाकाबंदी लगा देता है और ब्रिज के ऊपर बैठकर सोचता है कि इतना माल जाएगा कैसे, और सोचते सोचते शराब की बोतल पानी में फेंकता है। तब बोतल के टूटने की आवाज़ आती है। फिर ब्रिज से नीचे झांकने पर पता चलता है कि नदी में पानी ही नहीं है। फिर शेखावत को पता चल जाता है कि वो लोग नदी से ही ट्रक ले जाएंगे। वो सारी टीम को अलर्ट कर देता है। फिर ट्रकों के पीछे पुलिस पड़ जाती है। तब केशव पुष्पा भाव को बताता है उस बारे में। तब पुष्पा डैम वाले के पास कॉल करके गेट खोलने को कहता है, जिससे नदी में पानी भर जाता है और पुलिस की गाड़ियां बंद पड़ जाती है। तब ट्रक बाहर आकर चेन्नई का रास्ता पकड़ लेते। शेखावत उनका लगातार पीछा कर रहा था। तब रास्ते में उसे बहुत सारी बैलगाड़ियां दिखाई देती है। ट्रक भी उसी रास्ते से होकर जाने वाला था। शेखावत वहां फील्डिंग लगाकर खड़ा हो जाता है। फिर केशव पुष्पा भाव को कॉल करके बताता है कि शेखावत उनके सामने खड़ा है बंदूक लेकर। तब पुष्पा उससे कहता है कि सभी ट्रक को छोड़कर भाग जाए और अपनी जान बचाए। सारा माल पकड़ लेने के बाद शेखावत के पैर जमीन पर नहीं टिकते। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि अब पुष्पा वापस मजदूर बन जाएगा। तभी मंगल श्रीनु उस लकड़ी को देखकर पहचान जाता है कि वो लाल चंदन नहीं बल्कि दूसरी लकड़ी सेंड्रा है, जो बाहर से हूबहू लाल चंदन जैसा दिखता है। शेखावत सोच में पड़ जाता है कि ये नकली माल है तो असली माल कहाँ है। फिर वो देखता है कि अब बैल बिना गाड़ी के जा रहे हैं। तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे समझ आ जाता है कि वो बैलगाड़ियाँ ही लाल चंदन की बनी हुई थी। वहाँ एक बैलगाड़ी भी थी जो चंदन की बनी हुई थी। फिर शेखावत को याद आता है पुष्पा ने उस दिन कहा था कि एक भी लकड़ा पकड़ा गया तो पुष्पा भाव मजदूरी करेगा। फिर शेखावत उसके सामने खुशी से नाच नाच कर उसे बताता है कि उसके पास पूरी बैलगाड़ी है चंदन की। इतने में धमाका होता है और उस गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जतारा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और जो भी इस दिन काली माँ जैसा श्रृंगार करता और नाचता, माँ उसकी सारी मनोकामना पूरी करती। फिर श्रीवल्ली को चक्कर आ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो पेट से है। फिर पुष्पा भाव साड़ी पहनकर काली माँ जैसा श्रृंगार करके नृत्य करते हैं और अंगारों पर भी चलते हैं। तब श्रीवल्ली के पूछने पर वो बताते हैं कि वो एक बेटी के लिए माँ काली से मन्नत मांग रहा है, क्योंकि अगर बेटी हुई तो उसकी शादी होने के बाद उसे सरनेम मिल जाएगा। फिर वहीं पर कुछ गुंडे लड़की बनकर आ गए थे और लड़कियों को छेड़ रहे थे। जब पुष्पा की भतीजी उनको ऐसा करने से रोकती है तो एक गुंडा उसकी इज्जत पर हाथ डालता है। तब पुष्पा भाव एक एक को ढो डालता है। फिर आखिरी में पुष्पा का भाई आ जाता है। वो कमीना एक मौका नहीं छोड़ता पुष्पा को नीचा दिखाने। पुष्पा ने उसकी बेटी की इज्जत बचाई और उसे ये सब नाटक लग रहा था। वो हर बार की तरह पुष्पा को ताने मारता है, लेकिन इस बार श्रीवल्ली चुप नहीं रहती और अपने पति की पावर बताती है कि पुष्पा का नाम आज ब्रांड बन गया है। उसके पति की लोग बहुत इज्जत करते हैं। फिर पुष्पा का भाई उन गुंडों का आधा सिर मुंडवा देता है और जूते चप्पल की माला पहनाकर गधों पर बैठा देता है। इधर शेखावत मंगल श्रीनु और उसकी पत्नी सीएम के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि पुष्पा ने प्रताप रेड्डी से 500 करोड़ की डील कर ली है और 110 एमएलए सिद्धप्पा की झोली में चले गए हैं। शेखावत उसे बताता है कि सारा माल रामेश्वरम में है। अगर माल हाथ से चला गया और पैसे आ गए तो सिद्धप्पा सीएम बन जाएगा। ये सब रोकने के लिए माल पकड़ना होगा और उसके लिए मुझे तमिलनाडु पुलिस का सपोर्ट चाहिए। इस काम में वो सीएम उसकी मदद करता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। फिर सारी पुलिस फोर्स के साथ शेखावत रामेश्वरम पहुंचता है। वहां मछुआरों के पास पुलिस को कुछ नहीं मिलता। फिर शेखावत पानी में छलांग लगा देता है। फिर उसे सारा माल दिख जाता है। सारा माल जहाजों से बंधा हुआ था पानी के अंदर। शेखावत को जाल में उलझा दिया जाता है और सारे जहाज निकल पड़ते हैं। शेखावत पावर बोट से उनका पीछा करता है। सारे जहाज बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और श्रीलंका पहुंच चुके थे। मछुआरों को बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति थी, लेकिन शेखावत पावर बोट से श्रीलंका बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वहां शिप से सुरक्षा गार्ड उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस बार भी पुष्पा जीत जाता है। फिर कंटेनर भर के पैसा आता है जो सारे एमएलए को फर्नीचर में भर भर के दे दिया जाता है। फिर सिद्धप्पा सीएम पद की शपथ लेता है और पुष्पा के घर खाना खाने जाता है और फोटो भी खिंचवाता है। उधर पूर्व सीएम अपनी भूल पर रोता है। काश वो पुष्पा के साथ फोटो खिंचवा लेता तो उस बेचारे की कुर्सी नहीं जाती। इधर इतना सारा माल न पकड़ पाने पर शेखावत को डिपार्टमेंट को जवाब भी देना था, नहीं तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर वो लाल चंदन और सेंड्रा दोनों को अलग अलग करके जला देता है और अपने जूनियर नथुलाल से पूछता है कि इसमें से लाल चंदन कौन सा है।
दोनों ही ढेर राख बन चुके थे। फिर वो सारा लकड़ा जला देते हैं और वो खुद भी और नथुलाल को भी वही रोक लेता है, ये बोलकर कि जब अपन दोनों जलेंगे तो कानूनन सब ठीक हो जाएगा। इसके पीछे उसका क्या मास्टरमाइंड था ये कोई नहीं जानता। सारा माल और शेखावत और नथुलाल सब जल जाते हैं। यकीन नहीं होता आखिर शेखावत ने इतनी बेइज्जती सहन की और अब खुद को जला लिया, ये उसकी हार है या फिर जीत का ऐलान। फिर एक दिन पुष्पा के घर उसके भाई की बीवी आती है मदद की भीख मांगने, क्योंकि उसकी बेटी कावेरी को कंप्यूटर क्लास से कुछ गुंडे उठाकर ले गए और 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। वो गुंडे वही थे जिनको पुष्पा ने धोया था जतारा में। पुष्पा अपनी बंदूक निकालता है और सीधा न्यूज रिपोर्टर के पास जाता है और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उन गुंडों को खुली चेतावनी दे देता है कि अगर उसकी बच्ची को कुछ भी हुआ तो वो सबको बकरों की तरह रप्पा रप्पा काट डालेगा। फिर पुष्पा चक्का जाम करके चौराहे पर सभी लोगों को कावेरी को ढूंढने को कहता है। इधर प्रताप रेड्डी चित्तूर से आ जाता है और वो सिद्धप्पा को बताता है लड़की का किडनैप उसके भतीजे बुग्गा रेड्डी ने किया है। फिर सिद्धप्पा पुष्पा को कॉल करके उसे कहता है कि वो उस लड़की के लिए बुग्गा रेड्डी को मारे नहीं, लेकिन पुष्पा फोन पर ही प्रताप रेड्डी और सिद्धप्पा की खटिया खड़ी कर देता है। फिर सिद्धप्पा प्रताप रेड्डी से कहता है कि पुष्पा आप किसी की नहीं सुनने वाला, वो बुग्गा को मारे इससे पहले वो हमें बुग्गा के पास जाकर उसे बचाना होगा। वो लोग निकल पड़ते हैं। फिर पुष्पा के पास बुग्गा रेड्डी का कॉल आता है, वो उसे 10 करोड़ रुपए मांगता है और अकेला ही आने को कहता है। पुष्पा हेलीकॉप्टर लेकर निकल पड़ता है और पैसों से भरा सोफा उन गुंडों के पास गिरा देता है। कावेरी को चाकू की नोक पर रखकर वो पुष्पा को खूब पीट कर उसके हाथ और पाँव दोनों बांध देते हैं और पुष्पा को जलाने के लिए कावेरी को इधर उधर छूते थे। पुष्पा विवश था, उसके हाथ पांव बंधे थे, लेकिन जब अति होने लगती है तब पुष्पा का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फटता है। फिर पुष्पा माँ काली की तरह उन पर टूट पड़ता है, अपने दांतों से काट काट कर उन गुंडों का खून बहाता है और जैसे ही हाथ की रस्सी खुलती है वो उन गुंडों को एक एक करके रप्पा रप्पा काट देता है और आखिर में बुग्गा रेड्डी को भी त्रिशूल घोंपकर मार देता है। बुग्गा का बाप गुस्से में कावेरी को ले जाता है, तब पुष्पा उसे भी त्रिशूल घोंपकर मार देता है। फिर पुष्पा के बड़े भाई को अपनी भूल पर पछतावा होता है और वो कावेरी की शादी का कार्ड देने पुष्पा के घर जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास था। फिर श्रीवल्ली पुष्पा को कार्ड पर उसका नाम दिखाती है। पुष्पा शादी में जाने को तैयार हो जाता है। इधर प्रताप रेड्डी किसी के आने की बात कर रहा था, जो इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक है। उसने अपना तोहफा भेजा था पुष्पा के लिए। जब पुष्पा अपनी फैमिली के साथ स्टेज पर फोटो खिंचा रहा था तब हम देखते हैं शादी के आए गिफ्ट्स में एक बॉम्ब भी लगा था। फिर हमें एक खलनायक दिखाया जाता है जिसके हाथ में उस बॉम्ब का रिमोट था, जिसके हाथ जले हुए थे। वो पुष्पा समेत उसकी फैमिली को उड़ा देता है।